नमस्कार। मैं रुद्र दिवाकर पांडे बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका रुद्रा ऑनलाइन क्लासेस में। हम पढ़ रहे थे क्लास 12 का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 8 मानव स्वास्थ्य एवं रोग। पिछले दो भागों में हमने स्वास्थ्य क्या है, रोग क्या होते हैं, रोग कितने प्रकार के होते हैं तथा मानव में होने वाले कुछ संक्रामक रोगों के बारे में हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने दूसरे भाग में पढ़ा था विषाणु जनित रोग, जिसमें हमने 3 रोग को कवर किया था, जुकाम, डेंगू बुखार और स्वाइन फ्लू। आज की वीडियो में हम काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोगों के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। तो जुकाम, डेंगू और स्वाइन फ्लू के बाद हमारे सिलेबस में मेंशन अगला विषाणु जनित रोग है इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा भी काफ़ी घातक बीमारी है और यह यदि गंभीर अवस्था में पहुंच जाती है तो प्राण घातक भी हो जाती है। यह रोग आर्थोमिक्सोवायरस से होता है। यह रोग आर्थोमिक्सोवायरस से होता है। यह वायरस की एक कैटेगरी होती है और इसका जो संक्रमण होता है अर्थात इन्फेक्शन होता है, वह हम कह सकते हैं इस रोग का संक्रमण मुख्यतया संक्रमित मानव के खांसने व इस रोग का संक्रमण मुख्यतया संक्रमित मानव के खांसने से वायु में मुक्त ड्रॉपलेट्स के कारण होता है। जब संक्रमित व्यक्ति छींकता है तो वायु में बहुत सारे नाक से ड्रॉपलेट्स बाहर जाते हैं जो कि दूसरा व्यक्ति श्वसन के द्वारा ले लेता है और वह भी संक्रमित हो जाता है। चलिए बात करते हैं इसके लक्षण कौन कौन से होते हैं। तो इन्फ्लुएंजा के लक्षण होते हैं ठंड लगना, बुखार, सिर दर्द, छींकना, खांसना एवं सामान्य पेशीय दर्द अर्थात पेशी दर्द भी बना रहता है। चलिए बात करते हैं इसके रोकथाम एवं उपचार के बारे में। लक्षण आपको समझ आ चुका होगा। तो रोकथाम और उपचार की अगर बात करें तो इसके लिए हमको सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा साफ सफाई रखनी चाहिए और जो रोगी है उसके संक्रमित कपड़ों को गर्म पानी से साफ करना चाहिए तथा इसकी औषधि के रूप में हम गर्म पानी से साफ करेंगे और औषधि के रूप में एमेंटाडीन आदि औषधियों का इस्तेमाल किया जाता है और इसमें साथ साथ यूकलिप्टस के तेल का यदि भीगा हुआ कपड़ा भी रखा जाता है नाक पर तो काफ़ी आराम मिलता है इन्फ्लुएंजा में। अगली वायरस जनित डिजीज़ है रेबीज, जिसे हाइड्रोफोबिया बोला जाता है और हाइड्रो का अर्थ होता है जल और जैसा कि आप पहले से जानते हैं फोबिया का अर्थ होता है भय या डर, अर्थात इस रोगी को पानी से डर लगेगा और ये रोग जो है वो बहुत ज़्यादा गंभीर और घातक है। जब तक इसके टीके की खोज नहीं हुई थी तब तक बहुत सारे लोग मरते रहते थे। अब बात करेंगे यह रोग जो होता है वह रेहेब्डो वायरस द्वारा होता है। यह एक गंभीर केंद्रीय तंत्रिका संबंधी रोग है और बात करेंगे इसके संक्रमण की अर्थात इन्फेक्शन की। तो प्रायः इस रोग का संक्रमण कुत्ते, बंदर या बिल्ली के काटने से होता है। चूँकि ऐसे जो जंगली जंतु होते हैं, जीव होते हैं, उनकी लार में यह विषाणु पाया जाता है और जब ये काट लेते हैं तो उनके लार से ही व्यक्ति के अंदर इस विषाणु का संक्रमण हो जाता है। तो हम लिख लेंगे कुत्ते, बिल्ली या बंदर आदि जंगली जानवरों के लार में यह विषाणु पाया जाता है। इनके काटने से यह रोग हो जाता है। तो इतना हम संक्रमण में लिख लेंगे। चलिए इस रोग के लक्षण को जान लेते हैं। तो यह रोग बेहद भयानक और दर्दनाक है। इसमें सिर में दर्द होता है
और काफ़ी तेज़ दर्द होता है, सिर में तीव्र दर्द होता है और तीव्र ज्वर भी आ जाता है व्यक्ति को, बहुत तेज़ बुखार होता है, साथ साथ में गले व छाती की मांसपेशियों में ऐंठन होने लगती है, जिससे रोगी को बहुत ज़्यादा घबराहट होती है और खराश के कारण गला बंद हो जाता है। इसके साथ साथ में अत्यधिक पीड़ा होती है और इतनी अधिक पीड़ा होती है कि रोगी भोज्य या पेय पदार्थ को पी नहीं पाता है। जब इतनी पीड़ा के कारण प्यास लगने पर भी पानी नहीं पी पाता है और पानी को देख करके वह भयभीत होने लगता है और इसी कारण इस रोग का नाम हाइड्रोफोबिया रखा गया है। इस रोग से रोगी की बहुत ही दर्दनाक मौत होती है और इस रोग का भय बहुत ज़्यादा होता है। विलेजेस में इस भय को आप देख सकते हैं कि कुत्ते और बिल्ली के काटने पर लोग कितना ज़्यादा डर जाते हैं। चलिए बात करते हैं इसके रोकथाम एवं उपचार की, किसका रोकथाम और उपचार कैसे होता है। तो रेबीज को रोकने हेतु सबसे पहले तो काम ये करना चाहिए कि जितने भी पालतू हैं, कुत्ते या बिल्ली यदि पाले जा रहे हैं घरों में, तो उनके बच्चों का टीकाकरण कराना चाहिए। और टीकाकरण कराने के साथ साथ जब भी ऐसा हो कि कोई कुत्ता या बिल्ली काटता है तो लगभग 10 दिन तक उस पर निगरानी रखना चाहिए। यदि 10 दिन में उस कुत्ते या बिल्ली में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन दिखता है आपको, जैसे वो बार बार बहुत ज़्यादा दौड़ता भागता है या उसके आवाज़ में परिवर्तन हो रहा है या अधिक ज़्यादा लार वो स्रावित कर रहा है, तो ऐसे कुत्ते या बिल्ली को मार देना चाहिए, क्योंकि वो आगे भी संक्रमण को फैलाएंगे। तो हम इसमें लिख सकते हैं रेबीज रोकने हेतु कुत्ते तथा बिल्ली के बच्चों का टीकाकरण करवाना चाहिए। साथ साथ में संक्रमित कुत्ते के काटने पर इसका या इसके टीके लगवाने चाहिए। और पहले इसकी 14 खुराक होती थी, लेकिन अब 6 खुराकें ही हैं। साथ साथ में आपको बता दें कि रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर जी ने की थी और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिसके कारण आज लाखों लोगों की जानें बच रही हैं और इस दर्दनाक मौत को बचाया जा सकता है या दर्दनाक मौत से लोगों को बचाया जा सकता है। चलिए अगली बीमारी पर पहुंचते हैं। सिलेबस में मेंशन वायरस जनित अगला रोग है चिकनगुनिया। चिकनगुनिया नाम सुनने से तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यह भी एक घातक बीमारी है और यह रोग चिकनगुनिया विषाणु द्वारा होता है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में चिकवी से लिख सकते हैं। चिक का अर्थ है चिकन, गुनिया और वी का अर्थ है वायरस। ऐसे हमने डेंगू में बताया था, तो जिसके फुल फॉर्म आप पूछ रहे थे तो उसका फुल फॉर्म यही हुआ डेंगू वायरस। जैसे यहाँ पर चिकवी का फुल फॉर्म हुआ चिकनगुनिया वायरस। बात करते हैं इसके इन्फेक्शन के बारे में। तो यह रोग का संक्रमण जो होता है वह मच्छर की एक प्रजाति होती है एडीज एजिप्टाई के काटने के फलस्वरूप होता है। तो संक्रमण में लिख लेंगे इसका संक्रमण एडीज मच्छर के काटने से होता है। इसका संक्रमण एडीज मच्छर के काटने से होता है। अब बात करेंगे लक्षण की कि इसके सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं। तो इसके लक्षण होते हैं उच्च बुखार अर्थात बहुत तेज बुखार, पेशियों व जोड़ों जिसे बोला जाता है संधियों में दर्द, और उनमें सूजन आ जाती है अर्थात जोड़ों में सूजन आ जाती है चिकनगुनिया बीमारी में। अब देखिए वायरस के आगे इंसान बहुत ज़्यादा हारा हुआ महसूस करता है, क्योंकि अधिकतर वायरस जनित बीमारियों की कोई भी औषधि बनाई नहीं जा सकी है। तो ऐसे में चिकनगुनिया के लिए भी अभी तक कोई भी औषधि बनाई
नहीं जा सकी है। तो एक ही बीमारी नहीं है, अनेक ऐसी वायरस जनित बीमारियां हैं जिनकी वैक्सीन या औषधि अभी तक निर्मित नहीं हो पाई है। तो ऐसे में हम लिख लेंगे कि इसकी विशेष औषधि नहीं होती है, अर्थात चिकनगुनिया की कोई विशेष औषधि अभी तक नहीं है। बस इसका हम क्या कर सकते हैं, केवल रोकथाम कर सकते हैं। और रोकथाम में हमको क्या करना होगा, मच्छर से स्वयं को बचाना होगा। और मच्छर से स्वयं को बचाने के लिए आपको अपने घर के आसपास बहुत ज़्यादा साफ सफाई रखना होगा, मच्छरदानी का इस्तेमाल करना होगा और मच्छर मारने वाली अगरबत्ती या कॉइल का इस्तेमाल करना होगा। ऑल आउट या ऐसे अन्य इलेक्ट्रिक जो भी मच्छर मारने वाले हैं उनका इस्तेमाल करना होगा। तो अधिक से अधिक मच्छर से आपको बचाना होगा खुद से। तो बचाव के लिए आसपास सफाई व मच्छरदानियों आदि का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले वायरस जनित रोग के बारे में। तो अगला वायरस जनित रोग है हिपेटाइटिस। हिपेटाइटिस, तो इसमें लिख लेंगे हिपेटाइटिस में हिपेटाइटिस हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे मानव में यकृत में सूजन एक विशेष प्रकार के विषाणु हेपेटाइटिस द्वारा होता है। और इसके कारण यकृत का आकार जो होता है वह बढ़ जाता है, अर्थात लीवर इनलार्जमेंट हो जाता है, लीवर का आकार बढ़ जाता है। तो लिख लेंगे मानव में यकृत सूजन एक विशेष प्रकार के विषाणु हेपेटाइटिस द्वारा होती है। हेपेटाइटिस 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। बारी बारी से चलिए लिख लेते हैं। हेपेटाइटिस ए, कमा हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी और हेपेटाइटिस ई। तो ये 5 प्रकार के हो गए हेपेटाइटिस। अब बारी बारी से इनकी हम बात करें यदि, तो हेपेटाइटिस ए को महामारी पीलिया या एपिडेमिक जॉन्डिस भी कहते हैं। और जो इसका विषाणु होता है उसका आनुवांशिक पदार्थ एकल रज्जुकी आरएनए होता है और यह आवरणहीन होता है। और इसका जो संक्रमण होता है वह भोजन व गंदे पानी के द्वारा होता है। और इसके लक्षण होते हैं डायरिया, बुखार, ठंड लगना आदि। और इसमें पीलिया जैसी स्थिति आ जाती है और व्यक्ति की त्वचा जो होती है वो पीली पड़ जाती है। यदि बात करें हेपेटाइटिस बी की, तो इसका जो आनुवंशिक पदार्थ होता है वह होता है वृत्ताकार द्विरज्जुकीय डीएनए पाया जाता है। और यह माँ से दूध के द्वारा बच्चे में फैल सकता है, रोगी के लार से फैल सकता है, सीमेन या योनि स्राव से फैल सकता है। इसके लक्षण होते हैं भूख ना लगना, हल्का सा बुखार रहना और जोड़ों में दर्द। वहीं अगर बात करें हेपेटाइटिस सी की, तो जो इसका विषाणु होता है वह एक रेखीय यानी एकल रज्जुकीय आरएनए का बना होता है। और इसमें यह जो होता है वह घाव है, दूषित सुई है या दांतों के उपकरण या लैंगिक संपर्क द्वारा फैलता है। यदि हम बात करें डी की, हेपेटाइटिस डी की, तो जो इसका विषाणु होता है वह एकल रज्जुकीय आरएनए का बना होता है और यह हेपेटाइटिस बी के साथ साथ ही चलता है और इसका भी संक्रमण काफ़ी घातक होता है। लास्ट में बात करें यदि हेपेटाइटिस ई की, तो इसके विषाणु में भी एक रेखीय या एकल रेखीय जो रेखीय एकल रज्जुकीय आरएनए पाया जाता है और यह आवरण विहीन होता है। और इसमें भी क्या कहते हैं, इन्फेक्शन जो होता है वो गर्भवती महिलाओं को विशेष रूप से होता है। तो आपने देखा होगा कि गर्भवती महिलाओं को हेपेटाइटिस के टीके लगाए जाते हैं जिससे उनकी भी सुरक्षा रहे, साथ साथ में उनके गर्भ में पलने वाले बच्चे को भी सुरक्षा रहे, क्योंकि यह माँ से बच्चे में भी ये रोग ट्रांसफ़र हो जाता है। चलिए बात कर लेते हैं कि हेपेटाइटिस का संक्रमण कैसे होता है। तो हेपेटाइटिस का संक्रमण होता है, हम लिख देंगे गंदे पानी व संक्रमित व्यक्ति से
लैंगिक संपर्क रखने से या लैंगिक संबंध बनाने से यह हो जाता है। साथ साथ में माँ से बच्चे में भी इसका संक्रमण हो जाता है, जैसा कि हमने पहले ये आपको बता दिया है। अगर हम एक समरी के रूप में इसका लक्षण लिखें, चूँकि सारे पांचों प्रकार को हमने आपको समझा दिया है, लेकिन आपको एग्जाम में पांचों प्रकार तो लिखने नहीं है क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा, याद भी नहीं रह पाएगा, तो हमने उसको थोड़ा शार्ट कर दिया है। लक्षण में लिख देंगे ज्वर, उल्टी आना, एक रक्त का बढ़ना और पीलिया आदि। चलिए बात करते हैं हेपेटाइटिस का जो परीक्षण होता है, अर्थात कैसे टेस्ट करेंगे हेपेटाइटिस की। तो इसके लिए प्रमुख रूप से 4 विधियां अपनाई जाती हैं, जिसमें से सबसे पहली विधि है SBT अर्थात सीरम बिलिरुबिन टेस्ट। बिलिरुबिन जो एलोइस कणिकाएँ पाई जाती हैं हमारे ब्लड में, उसी का टेस्ट होता है। जब ये ज़्यादा हो जाती हैं, इसीलिए पीलिया बिलिरुबिन के कारण ही कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे किसी के द्वारा कि पीलिया में शरीर पीला क्यों पड़ जाता है, तो बिलिरुबिन के कारण ही होता है। और दूसरा जो है SGPT सीरम ग्लूटामिक पायरुविक ट्रांसमाइनेज या ट्रांसमाइनेज। और नेक्स्ट है एलिसा एंजाइम लिंक्ड एमिनो सार्बेंट असे। तो ये होते हैं इसके टेस्ट। चलिए बात कर लेते हैं रोकथाम और उपचार की, कि इससे कैसे बचा जाए और इसका उपचार क्या है। तो खाद्य पदार्थों तथा जल को दूषित होने से बचाना चाहिए। साथ साथ में शारीरिक संबंध बनाते समय कुछ निरोधक का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। और बहुत ज़्यादा जो क्या कहते हैं दूषित पदार्थ हैं उनको नहीं खाना चाहिए, या बिल्कुल भी दूषित पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। इंटरफेरॉन दवाओं का उपयोग करना चाहिए, लिख लेंगे। इंटरफेरॉन दवाओं का इस्तेमाल करना चाहिए जो कि काफ़ी यूजफुल होते हैं। और साथ साथ में रोग की रोकथाम के लिए हेपेटाइटिस का टीकाकरण करवाना चाहिए। इसमें टीकाकरण भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, जिसमें एक टीका होता है इम्यूनोग्लोबिन दिया जाता है टीके के रूप में। तो ये थे कुछ वायरस जनित रोग जो कि हमारे सिलेबस में मेंशन थे। हमने वायरस जनित रोगों में या वायरस जनित मानव रोगों में सबसे पहले पढ़ा जुकाम के बारे में, उसका संक्रमण लक्षण और उपचार। साथ साथ में सबके संक्रमण लक्षण और उपचार हमने पढ़े। फिर हमने पढ़ा डेंगू बुखार के बारे में, जिसे रीढ़ की हड्डी का बुखार कहते हैं। और उसके बाद हमने पढ़ा स्वाइन फ्लू के बारे में, जो कि एक घातक बीमारी होती है। और स्वाइन फ्लू का जो वायरस होता है उसका नाम होता है H1N1। इसके बाद हमने इन्फ्लुएंजा पढ़ा, जिसका रोग कारक होता है आर्थोमिक्सोवायरस। इन्फ्लुएंजा के बाद हमने पढ़ा रेबीज या हाइड्रोफोबिया, बहुत ही दर्दनाक बीमारी है जिसका रोग कारक होता है रेबिडोवायरस, और इसके टीके की खोज लुई पास्चर जी ने किया था। फिर हमने पढ़ा चिकनगुनिया, और इसका जो विषाणु होता है उसका नाम है चिकनगुनिया, और इसकी कोई भी औषधि अभी तक बनी नहीं है। और इसके बाद लास्ट में हमने पढ़ा हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस 5 प्रकार के होते हैं, हेपेटाइटिस A, B, C, D एवं E। हेपेटाइटिस के टीके भी लगाए जाते हैं उपचार के लिए। तो आई होप इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी ज़रूर मिली होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करिएगा। साथ साथ में ऐसी और भी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने सेहत का ख्याल रखिए, स्वयं को स्वस्थ रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।